गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में अध्ययन किया है। 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी का अध्ययन किया है। रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। आज हम अपन अध्ययन करेंगे बॉन ओपेनहीमर एप्रोक्सीमेशन, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बॉन ओपेनहीमर एप्रोक्सीमेशन क्या कहता है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा नहीं, पहले अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि जो टोटल एनर्जी है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इन चारों एनर्जियों में जो स्थानांतरण की ऊर्जा है वो क्वांटीकृत नहीं होती है। जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो क्वांटीकृत नहीं होती है, वह इसका मान भी बहुत कम होता है। इन चारों ऊर्जाओं के घटते क्रम के मान इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज वेरी ग्रेटर देन वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी इज ग्रेटर देन रोटेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी इज वेरी ग्रेटर देन टू ट्रांसलेशनल एनर्जी। ओपेनहीमर एप्रोक्सीमेशन के अनुसार 3 प्रकार की जो क्वांटीकृत ऊर्जाओं का संबंध पृथक दर्शित किया गया है। कुल ऊर्जा 3 खंडों से व्युत्पन्न मानी जाती है। किसी अणु की संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा केवल रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का योग होता है। इलेक्ट्रॉनिक के जो एनर्जी है ये उन इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के कारण होती है जो परमाणु की भांति ही अणुओं में अनेक ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी ये अणु के अंदर परमाणु में एक दूसरे के सापेक्ष कंपन करने के कारण होती है और रोटेशनल एनर्जी ये पूरे अणु के घूर्णन के कारण होती है। यहाँ ये मानते हैं कि तीनों घटक एक दूसरे से असंबंधित हैं, अर्थात तीनों एनर्जी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। अणु की कुल ऊर्जा में परिवर्तन को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं कि परिवर्तन को दर्शा रही है डेल ई टोटल इजकल टू डेल इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल वाइब्रेशनल प्लस डेल रोटेशनल। इन तीनों के सन्निकटन कोटि निम्न होती है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है उसकी वैल्यू अपने को पता है सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम वाइब्रेशनल की, उससे कम रोटेशनल की। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का जो मान है वाइब्रेशनल एनर्जी के मान से 10⁻³ गुना अधिक होता है। अर्थात वाइब्रेशनल एनर्जी को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू आती है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के बराबर होती है। और वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो रोटेशनल एनर्जी को जब मल्टीप्लाई करते 10⁻⁶ से, तो रोटेशनल एनर्जी मल्टीप्लाई 10⁻⁶, तो यह वाइब्रेशनल एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है। या इनकी कोटियों में बहुत अंतर है। एक घूर्णन के दौरान कंपन हो सकते हैं, अतः ये माना जाता है कि घूर्णन तथा कंपन स्वतंत्र रूप से होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। इसे बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकट कहते हैं। क्योंकि इनकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा गैप है, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से रोटेशन और वाइब्रेशन संपन्न होते हैं, और यही बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकट है। बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकट यही कहता है कि 3 ही प्रकार की एनर्जियों में परिवर्तन से कुल एनर्जी में परिवर्तन होता है। बॉर्न ओपेनहाइमर ने ये माना कि नाभिक गतिहीन होती है
अतः घूर्णन के समय बंध लंबाई में परिवर्तन नहीं होता। अतः घूर्णन तथा कंपन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनीय कंपन तथा घूर्णन प्रत्येक ऊर्जा के अनेक ऊर्जा स्तर होते हैं। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल N1 इक्वल टू 1, N इक्वल टू 2, N इक्वल टू 3, N इक्वल टू 4, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होते हैं। उसी प्रकार से एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में भी N इक्वल टू 1, 2, 3 ये होते हैं। इसी प्रकार से रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है उसमें बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनीय कंपन एवं घूर्णन प्रत्येक ऊर्जा के अनेक ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें एक अणु रह सकता है और अणु साधारण अवस्था में इन ऊर्जा स्तरों में से निम्नतम ऊर्जा अवस्था में अवस्थित रहता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक स्तर में कई कंपन स्तर हैं और प्रत्येक कंपन स्तर कई घूर्णन स्तरों से मिलकर बना होता है। संक्रमण केवल उन्हीं ऊर्जा स्तरों में संभव है जिनमें क्वांटम अंकों में परिवर्तन केवल एक इकाई होता है। अणु के इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा स्तर n से नामांकित n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2 के साथ संयुक्त कंपन ऊर्जा स्तर v से नामांकित v इक्वल टू 0, 1, 2, 3 तथा प्रत्येक कंपन ऊर्जा स्तर के साथ संयुक्त घूर्णन ऊर्जा स्तर j इक्वल टू 0, 1, 2, 3 दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ देखने की बात यह है कि संक्रमण केवल उन्हीं ऊर्जा स्तरों में संभव है जिनमें क्वांटम अंकों में परिवर्तन केवल एक इकाई होता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर n इक्वल टू 1 से प्रारंभ है, लेकिन वाइब्रेशनल और रोटेशनल n इक्वल टू 0 भी है। अर्थात वाइब्रेशनल को v इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और रोटेशनल को j इक्वल टू 0, 1, 2, 3 से दर्शाया गया है। अर्थात घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच बहुत कम कंपन ऊर्जा स्तरों के बीच अंतर अधिक। ये कहने का मतलब है कि घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच अंतर बहुत कम होता है, कंपन ऊर्जा स्तरों के बीच अंतर अधिक होता है और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के बीच अंतर बहुत अधिक होता है। देखिए नीचे इस डायग्राम में अपने को स्पष्ट दिख रहा है कि एनर्जी लेवल n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 ये हैं। यदि n इक्वल टू 1 जिसे E डैश मान रहे हैं अपन, n इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल से n इक्वल टू 2 अर्थात E स्टार में ट्रांजिशन होता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन E1 से E2 कहलाएगा। लेकिन E1 से E2 में जब ट्रांजिशन होगा तो ये देखना होगा कि E1 जो एनर्जी लेवल है उसमें बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल V1 V बराबर 0, 1, 2, 3 ऐसे, फिर ऐसे ही E2 में V बराबर 0, 1, 2, 3 आ जाता है। तो किस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन हो रहा है, तो अपन यहाँ V जो कि ग्राउंड स्टेट है उसी से मानते हैं V इक्वल टू 0 से हो रहा है। V इक्वल टू 0 से हो रहा है डायरेक्ट। इसमें देखिए तीर जो एरो है उससे पता चल रहा है V इक्वल टू 0, V इक्वल टू 1, तो V इक्वल टू 0 से ट्रांजिशन होके जा रहा है E1 वाले से और E2 में V इक्वल टू 2 में जा रहा है। अब जब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल V0 से जा रहा है तो उससे किस रोटेशनल एनर्जी लेवल से जा रहा है,
तो देखिए यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी लेवल को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ रोटेशनल एनर्जी लेवल को J से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और V इजकल टू 0 से V इजकल टू 1 तक J इजकल टू ये दिखाए गए हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, फिर V1 में फिर पुनः J इजकल टू 1 2 3 4 5 ये आ रहे हैं। तो यहाँ J इजकल टू J1 से J इजकल टू J1 से ट्रांजिशन हो रहा है और नेक्स्ट जो E2 एनर्जी लेवल है उसके V2 एनर्जी लेवल के J1 में ही जा रहा है। यहाँ देखिए ये J1 में आ रहा है, ये यहाँ पे J1 लिखा हुआ है, ये वाला जो लाइन है ये J1 का है। तो इस प्रकार से एक एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तो किस प्रकार से एक एनर्जी लेवल में उसके कौन से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से आ रहा है, और जब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से आ रहा है तो किस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में से कौन से रोटेशनल एनर्जी लेवल से आता है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के समय वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं। इसी प्रकार प्योर जो रोटेशनल होता है उसमें केवल रोटेशनल एनर्जी लेवल से ही ट्रांजिशन संभव है। देखिए इस डायग्राम में ये दिखाया गया है प्योर रोटेशनल डायग्राम। तो ट्रांजिशन J3 से J4 में हो रहा है। किस में हो रहा है? E1 के एनर्जी लेवल में। किस में हो रहा है? E1 के एनर्जी लेवल में हो रहा है और V2 एनर्जी लेवल से हो रहा है और J3 से J4 में। तो E1 एनर्जी लेवल में हो रहा है, V2 एनर्जी लेवल से रिलेटेड ये रोटेशनल है, तो ये E1 में ही V2 में ही और J3 से J4 में हो रहा है। इसी प्रकार वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन, तो एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में हो रहा है कि अब यहाँ देखिए V0 से V1 में जा रहा है, लेकिन J3 से J4 में जा रहा है। E1 से E1 में है। वाइब्रेशनल रोटेशनल की बात कर रहे हैं, तो वाइब्रेशनल रोटेशनल दो आ रहे हैं तो दो क्वांटम नंबर्स में चेंज होगा। इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो E1 से तो E1 में है, लेकिन वाइब्रेशनल से रोटेशनल तो वाइब्रेशनल V0 से V1 में, रोटेशनल J3 से J4 में। इसी प्रकार प्योर अगर रोटेशनल देखते हैं तो उसमें केवल J में ही चेंज होता है, E और V में चेंज नहीं होता है। तो इस प्रकार से इन एनर्जी लेवल्स में चेंज आता है। नेक्स्ट है अणु की आंतरिक ऊर्जा का विभाजन। अणु की आंतरिक ऊर्जा का विभाजन कि जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, उसी प्रकार अणु में भी ये तीनों ऊर्जाएं इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल क्वांटीकृत होती हैं, अर्थात उनमें परिवर्तन के लिए कुछ विशिष्ट मान ही संभव हैं। अणु की घूर्णन ऊर्जा का मान घूर्णन क्वांटम संख्या से J से निर्धारित होता है। कंपन ऊर्जा का मान कंपन क्वांटम संख्या वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर V से, तथा इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा का मान मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N से निर्धारित होता है। आगे इनकी गणना है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले जो रोटेशनल एनर्जी है वो इक्वल टू होती है J प्लस 1 H² अपॉन 8 पाई स्क्वायर I। वाइब्रेशनल एनर्जी है वो EV इक्वल टू V प्लस न्यू प्लस 1/2 H अपॉन 2 पाई रूट K अपॉन म्यू, और E इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर ME की पावर 4 Z² अपॉन N² H², जहाँ J, न्यू तथा N क्वांटम संख्याएं, यहाँ V है
I के म्यू क्रमशः जड़ अणु का जड़त्व, आघूर्ण, बल नियतांक एवं समानित द्रव्यमान है। बैंड स्पेक्ट्रा का वर्गीकरण कि कितने प्रकार के बैंड स्पेक्ट्रा होते हैं। तो देखिए 3 अपन पढ़ रहे हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो कहने का मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रा तो प्योर रोटेशनल होते हैं। तो सबसे पहले इसी का अध्ययन करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा का ही। रोटेशनल स्पेक्ट्रा पदार्थ को दी गई ऊर्जा यदि अणु में घूर्णन उत्पन्न कर सकती है तो हमें घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी लेवल पास होते हैं। 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी कम ऊर्जा भी अणु में घूर्णन प्रदान कर सकती है, तथा अणु का एक ही कंपन ऊर्जा स्तर में एक घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर में संक्रमण हो सकता है, जो अभी हमने बताया है। ये शुद्ध घूर्णन संक्रमण घूर्णन स्पेक्ट्रम उत्पन्न करते हैं। चूंकि इन संक्रमणों में निहित क्वांटमों की ऊर्जा बहुत कम होती है, घूर्णन स्पेक्ट्रम केवल उच्च तरंगदैर्ध्य फार इंफ्रारेड या माइक्रोवेव क्षेत्र में पाया जाता है। अतः इसे घूर्णन स्पेक्ट्रम या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। यह शुद्धतः घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण का परिणाम है। अतः इसमें बैंड स्पेक्ट्रम न आकर लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, और इसके लिए सिलेक्शन रूल है डेल जे इक्वल टू +-1, अर्थात एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल में जब जाएगा तो जे इक्वल टू +-1 ही होगा, अर्थात ज़्यादा एनर्जी लेवल्स का गैप नहीं होगा, एक से दूसरे में ही जा सकता है, तीसरे में नहीं जा सकता। सेकंड है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। क्योंकि हमें पता है जब वाइब्रेशन होगा, एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में जाता है, तो एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। तो जब एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा तो स्वतः ही एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से वो दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी पहुंच जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। तो जैसे ही वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल चेंज होगा तो वो एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के रोटेशनल एनर्जी लेवल में चला जाता है। अणु की कंपन ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा से अधिक होती है, अतः अणु को एक ही इलेक्ट्रॉनीय स्तर में स्थित कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अणु को एक ही इलेक्ट्रॉन स्तर में स्थित कंपन स्तरों में संक्रमण करने के लिए पर्याप्त होती है। कंपन स्तर संक्रमण के साथ साथ घूर्णन संक्रमण भी होते हैं, अतः कंपन स्पेक्ट्रम कभी भी शुद्ध नहीं होते। इसलिए इस प्रकार के संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम को कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। कंपन ऊर्जा स्तरों से संक्रमण हेतु जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा अवरक्त क्षेत्र में अवशोषित होती है, अतः कंपन घूर्णन संक्रमण में आवश्यक ऊर्जा भी अवरक्त क्षेत्र में अवशोषित होती है। अतः इसे कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोमेट्री या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसके लिए सिलेक्शन रूल जो है डेल वी इक्वल टू +-1 और डेल जे इक्वल टू +-1, अर्थात एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में और एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल में। इलेक्ट्रॉनीय स्पेक्ट्रा यदि अणु को और अधिक ऊर्जा 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उत्तेजित किया जाता है तो यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण करने के लिए पर्याप्त होती है। अणु में इलेक्ट्रॉनों का एक इलेक्ट्रॉनीय एनर्जी लेवल N1 से दूसरे इलेक्ट्रॉनीय एनर्जी लेवल N2 ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है। इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रॉनीय स्पेक्ट्रा कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनीय स्तर में
संक्रमणों के साथ ही साथ कंपन एवं घूर्णन स्तरों में भी संक्रमण हो जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन या स्पेक्ट्रम एक जटिल स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होता है। ये स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी या दृश्य क्षेत्रों में बनते हैं। अतः इन अध्ययन को अल्ट्रावायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसके लिए सिलेक्शन रूल n इजकल टू प्लस माइनस 1, v इजकल टू प्लस माइनस 1 और j इजकल टू प्लस माइनस 1। प्लस और माइनस से तात्पर्य अवशोषण और उत्सर्जन से है। अतः सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में घूर्णन स्पेक्ट्रा, अवरक्त क्षेत्र में कंपन स्पेक्ट्रा या कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा तथा अल्ट्रावायलेट एवं विजिबल क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए स्पेक्ट्रा इतना ही बहुत है। थैंक यू।